अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। 20 सितंबर को एपीसी के बाद 3 अक्टूबर को यानी तकरीबन 2 हफ्ते बाद पीडीएम की सरबराही का फैसला हो गया है और मौलाना फजल रहमान को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि दीगर अहदेदारों के सिलसिले में कहा यह जा रहा है कि आने वाले 1 हफ्ते के दौरान उनका भी फैसला हो जाएगा। इसी माह 11 तारीख को कोयटा में पीडीएम अपनी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है और वाज़ेह तौर पर हुकूमत के खिलाफ एक फैसला कुन तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है। लेकिन आज का हमारा मौजू ये होगा कि हुकूमत इस तहरीक को कुचलने के लिए क्या हिकमत अमली अख्तियार करने जा रही है, जबकि अपोजिशन की जमातें अपने इस इताअत को, जिसको इस हद तक पहुंचने में 2 साल लगे, आने वाले दिनों में वो उसको किस तरह बचा सकेगी। हुकूमत के अंदर क्या होने जा रहा है, हुकूमत की इत्तेहादी जमातें क्या सोच रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट का हुकूमत के साथ अभी कितना रोमांस बाकी है, इस पर बात करेंगे। जबकि अपोजिशन के दरमियान अपोजिशन की दीगर जमातों का एक दूसरे के ऊपर कितना एतबार है, आज हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर भी 22 सितंबर को जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ और उसमें मियां नवाज शरीफ की तकरीर टेलीविज़न चैनल्स पर ऑन एयर हुई, तो इस सिलसिले में जो मुख्तलिफ ज़राए हमें बताते हैं कि एक दिन पहले जब इस बात का ऐलान हुआ तो हुकूमत के वज़रा वाज़ेह तौर पर कहते रहे कि एक कानून के भगोड़े यानी नवाज शरीफ को उनकी तकरीर किसी सूरत में टेलीविज़न चैनल्स पर दिखाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन दूसरे दिन सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स नज़र आई। बहुत सारे लोग भी इस मामले पर सोचते रहे, अपोजिशन की जो जमातें हैं वो भी सोचती रहीं कि ये किस तरह इजाज़त मिल गई। ज़रा ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की अपनी जो सिविलियन एजेंसी है आईबी, उसने ये रिपोर्ट दी थी कि मियां नवाज शरीफ ये तकरीर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ करने जा रहे हैं और सारा निशाना इस्टेब्लिशमेंट होगी। इसीलिए ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस तकरीर को चलने दिया। उनकी सोच ये थी कि अगर नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान खलीज में इजाफा होता है तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। लेकिन नतीजा ये हुआ कि मियां नवाज शरीफ की इस तकरीर ने एक बात तो वाज़ेह कर दी और वो ये थी कि लोगों को बोलने का एक जवाज़ फराहम हो गया और सोशल मीडिया पर जिस तरह तूफ़ान मचा वो हमने देखा कि किस तरह सूरत हाल हो रही है। पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल गर्म हुआ और फिर हमने देखा कि किस तरह हुकूमत का रद्द अमल सामने आया। अब मियां नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी आयद कर दी गई है और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो भी अदालतों के अंदर चले गए हैं, लेकिन लोगों के पास दूसरे ज़राए आ गए हैं सोशल मीडिया की सूरत में। तो अब आप टेलीविज़न चैनल्स पर पाबंदी भी लगा दें, लेकिन मियां नवाज शरीफ का वो पैगाम लोगों तक पहुँच जाएगा। हुकूमत की जानिब से इब्तदा के दिनों में तो कोई इतना रद्द अमल नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे मियां नवाज शरीफ का रद्द अमल बढ़ता गया तो अब ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ने भी अपनी कमर कस ली है और इसके नतीजे में आने वाले दिनों में हमें ये लग रहा है कि अपोजिशन के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू हो जाएगा। अब जब अगर नैब की जानिब से जिस तरह मौलाना फजल रहमान को तलब करने की बातें की गई, फिर ये कहा गया कि नोटिस वापस लिए गए, उसके बाद फिर नैब की ये वजाहत आई कि उनको बुलाया गया है, लेकिन जब मौलाना फजल रहमान अब पीडीएम के सरबराह बन चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी अब हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। खुसूसन जब नैब की जानिब से इस तरह की चीज़ें सामने आई कि मौलाना फजल रहमान को नैब ने तलब किया है, तो जेयूआई की तरफ से शदीद रद्द अमल था और उनकी तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा गया कि वो पेशावर में कोर कमांडर की रिहाइशगाह के सामने एहतजाजी धरना देंगे। हुकूमत के मुखालिफ सियासी जमातों के जो कारकुनान हैं उन्होंने भी इस तरह की तजावीज़ की हिमायत की सोशल मीडिया पर और कहा कि ये सिर्फ पेशावर में ही नहीं बल्कि मुल्क भर के बड़े शहरों के अंदर इस तरह के मुजाहरे होने चाहिए। मौलाना के हामियों की इस धमकी के नतीजे में फ़िलहाल तो सूरत हाल जो है वो बिल्कुल कूल डाउन हमें नज़र आती है, लेकिन अब जिस तरह शेख रशीद साहब ने बोलना शुरू किया कि अगर वो उन्होंने बातें करना शुरू की तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये कोई नई बात तो है नहीं।
मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल दूं कि पाकिस्तान में मुखालिफ सियासी लीडरान को, क़यादत को न सिर्फ जमातों से माइनस करने की पॉलिसी पुरानी रही है, बल्कि उन्हें गद्दार करार देने की पॉलिसी भी कोई आज की नहीं। इसी हमारी जनरेशन ने देखा कि जब 4 अप्रैल 1979 को साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जनरल ज़िया के दौर में फांसी दे दी गई थी, तो सिर्फ 3 दिन पहले रेडियो पाकिस्तान ने एक खबर दी कि पाकिस्तान की फ़ौज ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लाड़काना में आबाई घर पर छापा मारा। उनके घर के अंदर जो कालीन थे, उनके नीचे से ऐसी दस्तावेज़ात मिली हैं जिनमें हिंदुस्तान को अहम कौमी राज जो हैं वो देने जा रहे थे भुट्टो साहब की। अब आप अंदाज़ा करें कि एक साबिक वज़ीर आज़म जिसने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने में किरदार अदा किया, जिसने इस मुल्क में इदारे खड़े किए, जिसने इस मुल्क की डीमोरल होने वाली फ़ौज का मोराल बुलंद किया, उसने वो सारे काम किए जो एक मुख्तसर वक्त में कोई एक सियासी क़यादत कर सकती थी। लेकिन उसके बावजूद जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सज़ाए मौत का फैसला बरकरार रखा गया, आने वाले दिनों में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देती रहीं, और ये वाहिद एक ऐसा फैसला था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी उसको तौहीन अदालत का नोटिस देकर किसी को तलब नहीं किया, और उस पर उन्होंने खामोशी अख्तियार की। हालांकि अपने पिछले जो चीफ जस्टिस या दीगर जस्टिस साहिबान थे उनके गुनाह धोने की कोशिश तो नहीं हुई, लेकिन कोशिश ये ज़रूर की गई कि जो अदालती कत्ल के इल्ज़ामात लगते रहे उस पर खामोशी अख्तियार की गई। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो को पीपल्स पार्टी से माइनस करने के लिए काम किया गया। बाद में हमने देखा कि यही सूरत हाल मियाँ नवाज शरीफ के साथ रही। उसके बाद पीपल्स पार्टी का दौर आया और अब भी यही होता रहा है। कभी बेनज़ीर भुट्टो सिक्योरिटी रिस्क थी, कभी नवाज शरीफ हाईजैकर थे। ये इस तरह की जो रिवायतें हैं वो इस मुल्क में आम हैं। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि एक दौर इस मुल्क में ऐसा भी आएगा कि इमरान खान इस मुल्क के सबसे बड़े गद्दार करार दिए जाएंगे। लेकिन अब हम फिर दोबारा अपने उसी बात पर आते हैं कि हुकूमत ने अपोजिशन की इस तहरीक को कुचलने की तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। कहा यह जा रहा है, हमें ज़राए बता रहे हैं कि 3 स्टेप तैयार किए गए हैं और उसमें पहले मरहले में निचली सतह पर गिरफ्तारियां की जाएंगी, उसके बाद आला सतह पर गिरफ्तारियां की जाएंगी। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले जो माह हैं जिसमें सर्दी बढ़ेगी तो मुमकिन है कि अपोजिशन की तहरीक को रोकने के लिए कोरोना केसेस में भी इजाफा हो जाए, ताकि लॉकडाउन वगैरह या SOPs अमल दरामद का है मामला, उसके बहाने अपोजिशन की तहरीक को कमज़ोर किया जा सके। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन की जो जमातें हैं उसके दरमियान भी हमें एक बड़ा जो है वो एतमाद का फुकदान नज़र आ रहा है। मौलाना फजल रहमान PDM के सरबराह मुकर्रर हो गए। उनकी पहले दिन से ये ख्वाहिश थी कि अपोजिशन की जमातें, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक कौमी असम्बली से इस्तीफ़े नहीं देती, सिंध की असम्बली जब तक तहलील नहीं होती, ये हुकूमत किसी सूरत में मजबूर नहीं होगी कि वो नए इंतखाबात की तरफ जाए। मौलाना की ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि सियासी बहरान पैदा होने के नतीजे में ही ये हुकूमत किसी इंतखाबात की तरफ जाएगी, उसके बगैर कोई चारा नहीं। लेकिन ये सूरत हाल पैदा किस तरह होगी? अभी जब कोयटा में जलसा होगा उसके बाद हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि अपोजिशन की जमातें अपने कितने लोग इस जलसे में शरीक कर सकती हैं, कितनों को मोबिलाइज करती हैं। उसके बाद ये कराची में होगा, लाहौर में होगा और पेशावर में ये जलसा किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश है कि मीसा के जमहूरियत जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान है उसके अंदर दीगर शिकें शामिल करके इसको तमाम अपोजिशन की जमातों तक फैलाया जाए। और ये बात APC के अंदर भी हुई थी और उन पर तमाम जमातों ने इस पर इत्तफाक किया है। लेकिन सवाल ये है कि मियाँ नवाज शरीफ जिस डगर पर चल निकले हैं, क्या अपोजिशन के अंदर मौजूद दीगर जमातें हैं वो इसको हजम कर सकेंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मियाँ नवाज शरीफ जो खेल खेलने जा रहे हैं
اس کے حوالے سے خود مسلم لیگ نون کے اندر بھی بہت ساری لیڈر جو ہیں وہ تشویش کا شکار ہمیں نظر آتے ہیں. چند کو چھوڑ کر بہت سارے لوگ اس بات پر پریشان ہیں کہ معاملے کو کس طرح ٹھیک کیا جائے، لیکن صورتحال ٹھیک ہوتی نظر نہیں آتی. آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر سیاسی سرگرمیاں تیز ہوں گی. حکومت کی جانب سے اپنی مخالف سیاسی جماعتوں کے خلاف کارروائیاں بھی تیز ہوں گی. ہم دیکھیں گے کہ نیب بھی متحرک ہوگا اور حکومت مخالف سیاسی جماعتوں کے جو حامی ہیں ان کے خلاف بھی کارروائیاں تیز ہوتی نظر آئیں گی اور یہ کلیش بڑھتا جائے گا. اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے نومبر اور دسمبر میں یہ صورتحال بالکل ٹاپ تک پہنچ جائے گی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو مزید بہتر کر سکیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.